दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद स्थान में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो कि सभी एक देशी एग्जामों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर कर लीजिए, जिससे कि उनको भी हमारे जो नए प्रश्न हैं वो लगातार मिलते रहें, ताकि उनकी जो तैयारी है लॉकडाउन में बेहतर हो सके। तो चलिए मित्रों, बिना देरी के हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो देख रहे हैं हमारा जो पहला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर है, ठीक है। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। ठीक है, तो देखिए जो जड़त्व की माप होती है वो क्या होती है, आपकी द्रव्यमान। ठीक है, तो इसका देखिए जो सी हमारा होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है आपका, किलोग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर स्क्रीन पर, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। ठीक है, तो खाद्य ऊर्जा को किसमें मापा जाता है। खाद्य ऊर्जा की देखिए जो इकाई होती है वो क्या होती है, कैलोरी। ठीक है, खाद्य ऊर्जा की जो इकाई होगी क्या होती है, कैलोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो क्या होता है आपका, क्या मिलेगा आपका द्रव्यमान। ठीक है, देखिए आपका देखिए होता है संवेग बराबर क्या होता है आपका, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, सॉरी, द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि संवेग और वेग का अनुपात। ठीक है, तो संवेग आपका मिलेगा द्रव्यमान। ठीक है, तो आप इसको पक्षांतर करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन देखिए है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में, देख लीजिए थोड़ा सा, आगे दिशा में गिर जा सक, देखिए पूरा लिख रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन को, दिशा में गिरते हैं। इस सॉरी, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका देखिए जो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, हमारा ये हमारा क्या है, चौथा का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, जो कि क्या है, जड़त्व का नियम कहलाता है। तो जड़त्व के कारण क्या होता है, बस में जो बैठे यात्री होते हैं अचानक ब्रेक लगाने पर वो क्या होता है, आगे की दिशा में गिर जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है जो, तो सभी क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए यहाँ पर है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा पांचवा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बी। कोई भी देखिए हमारा जो आइसबर्ग क्या करता है, वो समुद्र में तैरता है, उसका 1/10 भाग क्या होता है, वो ऊपर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम दलदली सड़कों पर क्यों गिर फिसलते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारे दलदली सड़कों पर फिसलने का कारण है वो क्या है, घर्षण की कमी। ठीक है, तो घर्षण की कमी के कारण क्या होता है, हम दलदली सड़कों पर क्या होते हैं, फिसलने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टिक सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए निम्न से किसका उपयोग किया जा सकता है, आगे है। ठीक है, तो हम किसका उपयोग करेंगे, तो सात का चलिए बताइए, किसका, प्रकाशीय ऊर्जा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर हमारा है, अगला है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। ठीक है, देखिए तो द्रव चालित जो ब्रेकों का जो सिद्धांत होता है वो हमारा कार्य करता है किस पे, पास्कल का नियम। ठीक है, तो द्रव दाब का नियम जो दिया है वो पास्कल ने दिया है। ठीक है, और जो हमारे देखिए द्रव चालित ब्रेक होता है वाहनों में, वो पास्कल के नियम पर आधारित है। ठीक है, पास्कल का नियम है, दाब की जो हमारा जल है वो सभी दिशा में क्या होता है, समान दाब डालता है, या सभी दिशा में क्या होता है, दबाव डालता है, यही पास्कल का नियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा है अगला प्रश्न, सॉरी देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर है,
जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से बाहर अलग हो जाती है। ठीक है, तो वो किसका कौन सा कारण है, अब बताइए क्या हो जाएगा आपका अपकेंद्री बल। ठीक है, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा जेट इंजन है वो किस पे रैखिक संवेग के संरक्षण पर क्या करता है, कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एग्जाम में देखेंगे तो आपको बताइए क्या होगा, इसका सी 1/6। ठीक है, तो देखिए जो चंद्रमा पर देखिए जो गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का क्या होता है 1/6 भाग होता है। ठीक है, मतलब कि अगर पृथ्वी का किसी वस्तु का भार कितना है 60 किलो है, तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा उसका 10 किलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। ठीक है, तो आपको कितनी होती है, ये आपकी होती है 36,000 किमी। ठीक है, तो जो हमारे उपग्रह पर जो हमारे जो पृथ्वी की सतह से जो हमारे उपग्रह स्थापित किए जाते हैं वह पृथ्वी की सतह से 36,000 किमी ऊंचाई पर क्या होते हैं, प्रतिस्थापित किए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है। तो ये तो इंटर का है, देखिए सभी लोग जानते हैं। तो किस कारण होता है, ये आपका होता है किसके कारण, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर यहाँ पर हमारा अगला इसलिए क्वेश्चन है, देखिए 14वां है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे। ठीक है, तो आर्किमिडीज जिसने कि प्लवन का सिद्धांत दिया, ये संबंधित थे आपके किस देश से, ग्रीस से। ठीक है, जो कि एथेंस देश की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के देखिए देख लीजिए पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा। ठीक है, तो एक गिलास में जो हमारा बर्फ रहेगा, तो बर्फ जब पिघल जाएगी तो पानी का स्तर क्या रहेगा, चलिए बताइए क्या रहेगा, वो उतना ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि बर्फ से क्या होता है, वो उस जो उसका स्तर होता है, क्योंकि बस बर्फ का घनत्व क्या है, जल के घनत्व से क्या है वो कम है, इसीलिए जब वो पिघलेगा तो उसका स्तर उतना ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरमा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था किसने, सभी लोग जानते हैं न्यूटन ने। ठीक है, न्यूटन जो कि बल का मात्रक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल का सही मान है। ठीक है, तो 17वां का देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कितना, बताइए, वो आपका हो जाएगा 9.8 न्यूटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हार्स पावर HP कितने वाट के बराबर होता है। तो सभी लोग जानते हैं जो हमारा एक हार्स पावर होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो हमारा हार्स पावर है, ये वाट है, वो शक्ति का मात्रक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां। अगला हमारा है, देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर क्या करती है। पूरा प्रश्न देख लीजिए, पृथ्वी की ओर सॉरी गुरुत्वाकर्षित होती हैं। ठीक है, तो ये बताया था, आपके ध्यान देना, किसने बताया था। तो 19वां देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, तो ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले बता दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां हमारा देखिए स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है या मात्रक है। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं ऊष्मा का देखिए जो मात्रक होता है क्या होता है, वो जूल होता है। एम्पियर बात करें तो धारा का मात्रक होता है किसका, विद्युत धारा का। ओम आपका कितना होता है, प्रतिरोध का। ठीक है, किसका, प्रतिरोध का। और जो आप अपना देखिए बोल्ट होता है, ये कितना, विभवांतर का। किसका, विभवांतर का। ठीक है, तो सभी आप लोग याद रखिए विभवांतर सॉरी। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। अब देखिए 21वां क्वेश्चन है, कह रहा है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। ठीक है, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो कहीं स्केल पर तापमान होगा कितना होगा, -40 डिग्री सेल्सियस। आप इसको सूत्र से भी याद कर सकते हैं, जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में सूत्र का जो देखिए संबंध होता है वो कितना होता है, C = 5 = F - 32 /
9। तो इस पर रखकर 40 डिग्री रखकर सेल्सियस को आप देख सकते हैं। इस तरह से ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में संबंध है, तो आसानी से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सूत्र याद रखना, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वां देखिए हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। पूछ रहा है 22वें में, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा। ठीक है, तो हमने ऊपर आपको सूत्र बता दिया है। तो 22वां का देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, वो आपका आएगा 140 से फ़ारेनहाइट। आप C बराबर 5 F माइनस 32/9 पर रख कर क्या कर सकते हैं, मान देख सकते हैं। आपका आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधः स्थल में जल का, देख लीजिए, जल का क्या तापमान होगा। ठीक है, तो देखिए जब झील का जल क्या हो, बस जमने ही वाला हो, तो देखिए जिसका तापमान होगा क्या होगा आपका, इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए जो जल का जो घनत्व होता है अधिकतम क्या होता है, वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ठीक है, तो देखिए ऊष्मा का देखिए जो सर्वोत्तम चालक होता है वो क्या होता है आपका, इसमें से हो गया पारा। ठीक है, पारा, क्योंकि एक पारा क्या है, ध्यान देना, पारा एक धातु है जो कि ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 25वां क्वेश्चन है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। ठीक है, तो आणविक संगठन, तो जहाँ पर देखिए हमारा आणविक संगठन के कारण ऊष्मा का संप्रेषण होता है, उसे क्या कहते हैं, संवहन। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश हमारे देखिए क्या होता है, पृथ्वी पर संवहन के कारण क्या होता है, आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, सारी वो संवहन नहीं, वो तो पानी जैसे गर्म होती है वो संवहन है। अब विकिरण के कारण, सूर्य का प्रकाश जो होता है पृथ्वी पर विकिरण के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे अधिक देखिए हमारे ज्वाला क्या जो ज्वालक पैदा होती है वो आपका क्या हो जाएगा, 26 का स्टीम से, भाप से। ठीक है, तो जो सबसे अधिक उष्मा होती है वो किसकी होती है, भाप की। आपने ट्राई किया होगा, आप कभी आग से जल जाएं या भाप से जल जाएं, तो आपको देखिए जो भाप से जले रहेंगे उससे ज़्यादा आपकी तकलीफ होती है। ठीक है, क्योंकि उसका देखिए जो कैलोरी मान होता है वो काफ़ी हाई होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वाष्पीकरण। ठीक है, जिसको वाष्पन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी का देखिए जो प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर निर्धारित है। ठीक है, या ऊर्जा संरक्षण पर क्या है, निर्भर है। ऊष्मागतिकी का जो देखिए जो प्रथम नियम है वो यह है कि ऊष्मा न मतलब कि ऊष्मा न तो ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जाता है, बल्कि क्या होता है उसका एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, रूपांतरण होता है। यही क्या है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। और जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर क्या है, आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे यहाँ पे स्क्रीन देखिए, प्रश्न दिखाई दे रहा है 29वां, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है। ठीक है, तो देखिए ऊष्माधारिता जो मैक्सिमम इसमें है किसकी हो जाएगी, आपकी जल की। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी जो देखिए मैक्सिमम होती है किसकी होती है, जल की होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर 30वां, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित कहा जाता है। ठीक है, तो इसका देखिए 30वां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, वो वाष्पन। ठीक है, तो ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में से गैस, तो वाष्पन का कारण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। कह रहा है, मिट्टी के घड़े में निम्न से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं क्या हो जाएगा आपका, वाष्पीकरण। ठीक है, तो देखिए जल का जब हमारा वाष्पीकरण होता है तो आप देखेंगे मिट्टी के घड़े के देखिए पास में क्या होता है, छोटी छोटी बूंदी क्या होती है, इकट्ठी रहती है। इसी कारण क्या होता है, हमारा वो जो जल जो रहता है ठंडा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तो बहुत ही देखिए जितने भी प्रश्न क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। देखिए कह रहा है कि, ठीक है, चलिए देख लीजिए 32वां प्रश्न क्या है, कह रहा है कि सीकर परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस, पूरा प्रश्न देखते हैं, किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
तो किसका प्रयोग करते हैं? तो 32 का देखिए जो करेक्ट आंसर होगा बताइए क्या होगा? वो हो जाएगा आपका क्या होगा? डी, प्रतिध्वनि का निर्धारण। ठीक है, तो प्रतिध्वनियों के कारण होता है पता चलता है। चलिए नेक्स्ट है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किसी माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। ठीक है, तो तापमान दिया है 20 डिग्री, पूछ रहा है किसमें जो ध्वनि का वेग रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा। तो किसमें होगा आपका? ध्यान देना 33 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डी, लोहा में। ठीक है, तो ठोसों में देखिए ध्वनि की चाल क्या होती है? वो मैक्सिमम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34वां। देखिए यहाँ पर दिया स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? ठीक है, तो ध्वनि तरंगों द्वारा कौन वायु में उत्पादित नहीं होगा? तो ध्यान दीजिए 34 का क्या होगा आपका आंसर? ध्रुवण, पोलराइजेशन। ठीक है, तो पोलराइजेशन क्या होता है? वो आपके देखिए होता है मिरर के द्वारा। तो इसमें देखिए आपका ध्वनि में ये पोलराइजेशन नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी विवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन क्या होते हैं ध्वनि में हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो किसके कारण करती हैं? तो सभी लोग जानते हैं क्या होगा? परावर्तन, रिफ्लेक्शन का। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है कि किसी चमकीले सतह से ध्वनि का टकराकर वापस उस दिशा में लौट आना। ठीक है, तो ये हमारा परावर्तन या रिफ्लेक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? सभी लोग जानते हैं, बहुत इंटर में सभी लोग पढ़े होंगे, तो डॉपलर प्रभाव। ठीक है, डॉपलर प्रभाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो क्वेश्चन रिपीट किया है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपका 37 का डी हो जाएगा, लोहा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? ठीक है, तो किसने की थी? सभी लोग परिचित है इसे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा आपका? मैक्सवेल ने। किसने? मैक्सवेल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सभी लोग जानते हैं, ये आपका सी हो जाएगा, 8 मिनट 16.6 सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पानी में डुबोई एक छड़ी किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ये भी इंटर का देखिए है, कक्षा 10 में भी पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण क्या होता है? जो हमारी कोई भी छड़ जब पानी में रहती है तो थोड़ा सा क्या होता है? वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है। चलिए अगला है, अगला दिया देखिए 41 नंबर में, एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है। आगे देख लेते हैं, जहाँ यह वास्तव में है किस समृद्धि के कारण है? ठीक है, तो देखिए 41 का देखिए करंट आंसर का ये भी क्या होगा इसका? आपका ये हो जाएगा आपका प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो इसमें भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो देखिए जल में जब कोई पत्थर रखता है थोड़ा सा हमें ऊंचा दिखाई देता है। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 22 नंबर देख लीजिए, 42 नंबर, संबंधित माध्यम युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने का वाली प्रकाश। आगे देखते हैं, इसमें दिया है किस किरण क्या करती है? ठीक है, तो क्या करती है? तो 42 देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा इसका देखिए क्या होगा? परावर्तन। क्या करती है? परावर्तन करती है। नेक्स्ट है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण दिखाई देते हैं? ठीक है, तो जब देखिए सूर्योदय होता है और सूर्यास्त के कारण जो हमारा लाल रंग दिखाई देता है वो किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, तो जब देखिए क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे क्या होता है? ठीक है, तो प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? हमें दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए क्या होता है? वो हमें दिखाई दे जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा 44वां क्वेश्चन है, पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो पीछे की साइड देखने के लिए देखिए जो हमारे वाहनों में देखिए दर्पण प्रयोग होता है वो कौन सा होता है? आपका हो जाता है वो उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। चलिए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जो किनारे पर पतला और बीच में मोटा हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर हमारा है 45 नंबर, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करेंगे? ठीक है, तो देखिए पीछे का दृश्य बोल रहा है। ठीक है, तो पीछे का दृश्य देखने के लिए हम क्या करेंगे? कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए 46वां नंबर है,
यदि एक व्यक्ति दो समांतर दर्पण जो 60 अंश के कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तो तब उसे आगे देख लेते हैं, तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे। ठीक है, कितने दिखेंगे, समदर्पण है। ठीक है, तो 46 का देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 46 का सी 5 है। ठीक है, इसका जो फार्मूला क्या होता है आपका 360 बटे n - 1 होता है। ठीक है, तो जहाँ n है क्या है कोड का मान रखेंगे तो 60 है, कितना होगा 109 से 36, 6 में से गया 5। ठीक ना, तो इस सूत्र से आपको क्या होगा मिल जाएगा। ये सूत्र आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे क्या करेंगे, ये आप लगा लेंगे आसानी से, कितने प्रतिबिंब बनेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा, जितने भी प्रश्न देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और हम जहाँ संभव होगा उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे सभी आपको बताते जाएंगे। चलिए हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार की किरणपुंज हैं। ठीक है तो कैसे हैं ये 47 नंबर का देखिए जो करेक्ट आंसर है क्या होगा आपका सी, कैसे है समांतर। तो प्रकाश किरण देखिए जो पृथ्वी पर आती है सूर्य से वो कैसे आती है, समांतर आती है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक है। ठीक है, तो 48 नंबर का देखिए जो करेक्ट आंसर होगा वो लाल और हरा, क्योंकि लाल और हरा देखिए क्या होता है वो संकेतों में ये प्रयोग होते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनका देखिए प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्क्रीन पर हमारे करा है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना कैमरे में हमारे देखिए जो लेंस होता है कौन सा होता है, उत्तल लेंस। कौन सा, उत्तल लेंस। ठीक है, तो ध्यान देना कैमरे में उत्तल आप याद कर लेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, तो करा है नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। तो ध्यान देना, तो जो नेत्रदान में डोनेट किया जाता है वो आँख का कॉर्निया डोनेट किया जाता है। क्या किया जाता है, कॉर्निया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे आज का ये पहला पार्ट ख़त्म हो रहा है, और अब मिलेंगे अगले पार्ट में 50 प्रश्न लेकर। ठीक है, तब तक आप वीडियो पर बने रहिए और अपने मित्रों को क्या करिए शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो नमस्ते, बाय बाय।